अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 45 मिनट्स के साथ मैं हूं नाहिद चौधरी। नाज़रीन, गवर्नमेंट फलाही रियासत की बात कर रही है, रियासत मदीना की बात कर रही है और फलाही रियासत की जानिब जो है सही मायनों में इकदाम किए जा रहे हैं। पिछले 3 सालों से हमने देखा कि इसके लिए ख़ास तौर पर अगर मैं एहसास प्रोग्राम की बात करूँ तो वो सबसे बड़ा मुल्की तारीख़ का समाजी तहफ़्फ़ुज़ का प्रोग्राम जो है वो बन चुका है, जो गवर्नमेंट बड़ी कामयाबी से चला रही है और इसमें दिन ब दिन और भी चीज़ें इंट्रोड्यूस करवाई जा रही हैं और प्रोग्राम्स भी इसके अंडर इस वक्त हम देख रहे हैं कि वो इंट्रोड्यूस करवाए जा रहे हैं और उन पर काम किया जा रहा है। सीधा सीधा अगर कुछ प्रोग्राम्स की हम बात कर लें तो इसके तहत जो है लंगर खानों का क़याम, पनागाहें और अभी जो मज़ीद एक्सपेंशन हमने देखी कि कोई भूखा ना सोए, उसके हवाले से भी जो है प्रोग्राम को मज़ीद आगे बढ़ाया जा रहा है। कामयाब जवान प्रोग्राम भी इसके अंडर काम कर रहा है। हेल्थ के हवाले से भी इस पर काम किया जा रहा है और बहुत सारी चीज़ें। और इसके अलावा एहसास तालीमी वज़ाइफ भी जो हैं वो भी स्टूडेंट्स को दिए जा रहे हैं और तकरीबन इस मरतबा भी हमने देखा कि 100 अरब से ज़ायद जो है वो बजट इसका बढ़ाया गया है। और एक अच्छी बात यह है कि पिछले 3 साल में जितना बजट रखा गया था एहसास प्रोग्राम का, वो तमाम तर बजट खर्च कर लिया गया है और यानी वो लोगों को प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए, सोशल प्रोटेक्शन फराहम करने के लिए इस्तेमाल किया गया है। अगर एहसास एमरजेंसी कैश प्रोग्राम की बात करूँ तो इसको पूरी दुनिया ने सराहा है और दुनिया में इस प्रोग्राम को समाजी तहफ़्फ़ुज़ के तीसरे नंबर पर प्रोग्राम जो है इसको करार दिया गया है और बहुत इसको अप्रिशिएट भी किया गया है। कोविड के दिनों में जब ये प्रोग्राम शुरू हुआ तो बहुत तेज़ी से इस पर काम किया गया, जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ घराने जो हैं पाकिस्तान के वो इससे मुस्तफ़ीद हुए हैं। अब ये 1.5 करोड़ घराने जो हैं ये 10 करोड़ लोग बनते हैं, यानी पाकिस्तान की आधी आबादी तकरीबन जो है वो इससे मुस्तफ़ीद हुई है। अब मज़ीद इस हवाले से क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, किस तरह से लोगों को इस नेट में लेकर आया जाएगा। और एक मैं यहाँ पर बल्कि ये भी ज़िक्र करना चाहूँगी कि अभी एक और प्रोग्राम की लॉन्चिंग होने जा रही है और जल्द ही वो प्रोग्राम लॉन्च होगा। वो है कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम, जिसके तहत 100 अरब का जो कर्ज़ा है वो लोगों के दिया जाएगा और वो लोग जो एहसास प्रोग्राम में रजिस्टर्ड हैं, यानी वो तबका जो गरीब तबका है, उनको इसमें कर्ज़ दिए जाएंगे। 5 लाख तक का है या बाकी जो सारी इसके फ़ीचर्स होंगे वो हम इस प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जो रेलिवेंट लोग होंगे वो हमें बताएंगे। 30 लाख ख़ानदानों के हवाले से बताया जा रहा है कि उनको गुर्बत से निकालने के लिए ये प्रोग्राम बड़ा अहम किरदार अदा करेगा। आप सस्ते मकानात जो हैं वो भी आपको फ़राहम किए जाएंगे। अपना कोई छोटा मोटा कारोबार भी शुरू कर सकते हैं। एग्रीकल्चर ख़ास तौर पर ज़राअत के हवाले से गवर्नमेंट बड़ी फोकस्ड है, तो वहाँ पर भी कर्ज़े दिए जाएंगे। ये सारा सिलसिला किस तरह से होगा और पिछले 3 सालों में इस पर कितना काम हो चुका है, ये सब चीज़ें हम आज के प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे। जो शख्सियत मेरे साथ मौजूद हैं प्रोग्राम में, मैं उनका इंट्रोडक्शन आपसे करा देती हूँ। हमारे साथ प्रोग्राम में यहाँ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन कर रहे हैं नसीम सदीकी साहब। आप सहाफ़ी हैं, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया सर आपका हमें प्रोग्राम में वक्त देने के लिए। इनके साथ हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं वजी अख्तर साहब, एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया आपका भी वजी साहब प्रोग्राम में तशरीफ़ लाने के लिए। टेलीफोन लाइन पे मुझे ज़हीर अब्बास खोखर साहब ने ज्वाइन किया है, MD बैतुल माल हैं। बहुत शुक्रिया ज़हीर अब्बास साहब हमें वक्त देने के लिए। जी शुक्रिया नाहिद, बहुत मेहरबानी जी आपकी। ज़हीर साहब, मैं चाहती हूँ कि आपसे ही हम आगाज़ कर लेते हैं। आप चूँकि MD बैतुल माल हैं तो हमें थोड़ा-सा इस प्रोग्राम के हवाले से बताइएगा कि पनाहगाहों का ये सारा सिलसिला जो हमने देखा और बड़ी कामयाबी से ये पनाहगाहें जो हैं वो इनका आगाज़ किया गया और इसको भी चलाया भी जा रहा है। फिर कोई भूखा न सोए प्रोग्राम, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट प्रोग्राम है। लंगर खाने चल रहे हैं इस सारे एहसास प्रोग्राम के अंडर। इसके हवाले से मुझे बता दीजिएगा कि अब कितना काम हो चुका और आगे क्या है आप लोगों के माइंड में? जी नाहिद, देखें बात यह है कि जो इस्लामिक वेलफेयर स्टेट को अगर हम उसका कॉन्सेप्ट देखें और उस पर प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने जिस तरह से इस पर फोकस किया है और उस पर बैतुल माल जो है वो एक लीडिंग रोल जो है उस पर प्ले करने की हैसियत में, और उसको ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि ऐसे नादार, गरीब और पूरस द पुअर जो तबका है पाकिस्तान में, हमारे जो शहरी हैं, उनको उनकी देखभाल के लिए, उनकी अपलिफ्ट उनको करने के लिए, और जिन लोगों का जो ख़वातीन विडोज हैं, जो बच्चे हैं, जो यतीम बच्चे हैं और जिस तरह से अल्लाह के सिवा उनका कोई सहारा नहीं है इस मुआशरे में, उसको मद्देनज़र रखते हुए ये पाकिस्तान बैतुल माल उनको ये प्लेटफॉर्म मुहैया करता है जो कि ऐसे अफराद जिसको के एक जो यतीमी की और बेवगी की और उसके अलावा माजूरी की जो कसम पुरसी के जो हालात हैं लोगों को, उनको सोशल लाइफ में उनको जिंदा करने के लिए, उनको कंट्रीब्यूट करवाने के लिए ये एक प्लेटफॉर्म जो है वो लोगों को
उनकी फाइनेंशियल असिस्टेंस के लिए और उनकी जो भूख और अफलास को मद्देनजर रखते हुए प्राइम मिनिस्टर साहब ने इस पर पूरा फोकस किया हुआ है, क्योंकि वेलफेयर स्टेट जो है वो एक माँ की हैसियत रखती है और उस जो माँ होती है वो अपने बच्चे को भूखा और प्यासा नहीं देख सकती। उसी को मद्देनजर रखते हुए ये जो पनाहगाहें हैं उनको इस्टेब्लिश किया गया और उसके साथ साथ जो एहसास कोई भूखा ना सोए का जो एक प्रोजेक्ट है उसको लॉन्च किया गया है। और इसको जो है वो जैसे आपने अभी इंट्रो में बताया कि ये सोशल सेफ्टी जो नेट है पॉवर्टी एलिवेशन के हवाले से उसकी एक डिवीजन है जिसको हम पाकिस्तान बैतुल माल के जो प्लेटफॉर्म से उसको देखते हैं। इस पर जो है वो जो अभी तक हमारी जो पनाहगाहें हैं वो ऑलमोस्ट कोई तकरीबन 22 पनाहगाहें जो हैं वो इस्टेब्लिश हो चुकी हैं ऑल ओवर पाकिस्तान में। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट मैं आपको बताना चाहता हूँ। उसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि जो लोग जिनकी कोई उनके रोजगार जो हैं वो बिल्कुल उनको कोई पता नहीं कि सुबह क्या होने वाला है, वो जब सुबह निकलते हैं और मुख्तलिफ बड़े शहरों में आके अपने रोजगार की और अपनी अपॉर्चुनिटीज को अवेल करने के लिए आते हैं यहाँ पर वो दिहाड़ी करने के लिए। तो यहाँ पर जब वो आते हैं तो मुख्तलिफ अड्डों पे, स्टॉप्स पे, मुख्तलिफ बाजारों पे या किसी ऐसी जगह पे खड़े होके वो अपनी रोजी के लिए खड़े होते हैं और अल्लाह पर तवक्कल करते हुए वहाँ पर खड़े होते हैं। वहाँ पर उनको फिर हायर किया जाता है। जब हायर किया जाता है तो फिर उसके बाद उनको ज़ाहिर इंसान होने के नाते उनको भूख भी लगती है, उनको प्यास भी लगती है और फिर उसके बाद उनको रहने के लिए कोई जगह भी नहीं होती। वो फुटपाथों पे सोते हैं, वो मुख्तलिफ ऐसी जगहों पे सोते हैं जहाँ पे उनको रेंट दिया जाता है। वो गंदी जगह होती है, एनवायरनमेंट का मद्देनजर नहीं रखा जाता। इसको मद्देनजर रखते हुए पनाहगाहें जो है वो स्टैब्लिश की गई हैं। अब उस पर यह है कि उसका जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक के फजल करम से ऐसा अच्छा रिजल्ट आ रहा है कि जो हमारे ऐसे लोग जो हैं वो मुख्तलिफ शहरों से आते हैं, वो उनका डेली का नाइट स्टे जो है वो होता है पनाहगाह में और बहुत ज़बरदस्त एनवायरनमेंट होता है। उनकी बाकायदा तौर पर उसकी जो है क्वालिटी को उसको इंश्योर किया जाता है, उनको अच्छा एनवायरनमेंट दिया जाता है। वहाँ पर पाकिस्तान बैतुल माल का स्टाफ मौजूद होता है और मैंने आते साथ ही वहाँ पर एक अपने असिस्टेंट डायरेक्टर जो हैं पर पनाहगाह उनको वहाँ पर अपॉइंट किया है और उनको ये कॉन्सेप्ट दिया है कि ये हमारे मेहमान हैं। इनको वज़ीर आज़म साहब जो है वो गरीब नवाजी और गरीब का दिल जो है उसको समझते हैं। वगैरह भी है वहाँ पर, लोगों को कोई इलाज मुआलजे की सहूलत भी फराहम की जाती है? जी वहाँ पर हमारा इक्विपमेंट है। वहाँ पर जो इमरजेंसी बेसिस पर अगर किसी को टेम्परेचर है या किसी का कोई सर दर्द है या किसी के कोई ब्लड प्रेशर है उसको चेक करने के लिए भी वहाँ पर जो है उसको हमारी मशीनरी हमने उधर रखी हुई है और उनको बाकायदा तौर पर उनको इंश्योर किया जाता है। उनको रात को उनको अच्छा खाना दिया जाता है, जो हम घरों में खाना खाते हैं उसकी क्वालिटी चेक होती है। फिर सुबह नाश्ता दिया जाता है, फिर उसके बाद उनको नहाने धोने के लिए उनको फैसिलिटी दी जाती है और बड़े फ्रेश होके जो है वो वहाँ अपने वो पनाहगाहों से निकलते हैं। और ये हर पनाहगाह जो है वो तकरीबन 400 से 500 लोगों तक को वो खाना खिलाती है पर टाइम। और उसके बाद उनको 100 लोगों के हवाले से वहाँ पर उनका स्टे होता है और तमाम पनाहगाहें जो हैं वो एक ही स्टैंडर्ड के साथ उनको मेंटेन किया जाता है, चाहे वो बलूचिस्तान के किसी शहर में हो या चाहे पंजाब के या केपी के किसी भी या सिंध के किसी भी, कराची में भी हो, उनको एक स्टैंडर्ड उनको मुकर्रर किया गया है ताकि कोई इसमें वो ना हो कि किसी एक सूबे के लिए या किसी एक शहर के लिए या कैपिटल शहर के लिए अलहदा से हैं, दूसरे शहर के लिए एक ही स्टैंडर्ड को इंश्योर किया जाता है। ठीक है सर, मैं आपकी तरफ वापस आऊंगी। जो कोई भूखा ना सोए प्रोग्राम जो है उसके हवाले से भी मुझे आपसे बात करनी है कि इसमें भी एक्सपेंशन हुई है, आगे किस तरह से इसको लेकर चलेंगे। अभी मैं चाहती हूँ नसीम सदीकी साहब को शामिल कर लेते हैं। नसीम सदीकी साहब, वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं कि हम एक फ़लाही रियासत की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और मुझे बहुत एहसास है अपने गरीब लोगों का, अपनी गरीब आवाम का। अगर मजबूरी में हमें कुछ ऐसे फ़ैसले करने पड़े कि जिससे कुछ महंगाई में इजाफ़ा भी हुआ, कोविड भी एक बहुत बड़ी वजह है कि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो महंगाई का इस वक्त शिकार है, लेकिन उसके लिए उसके साथ साथ हम ये चाहते हैं कि पैरेलल कोई ऐसा इंतज़ाम किया जाए कि गरीब लोगों के लिए कुछ इस किस्म का अरेंजमेंट हो जाए कि कोई भूखा ना सोए और अगर उसको रिहाइश के लिए कोई जगह चाहिए तो पनाहगाहों का क़याम जो है वो ज़रूर अमल में लाया जाए। लंगर खाना है, अगर आप सिर्फ खाना खाना चाहते हैं तो इस एहसास को कैसे देखते हैं कि एहसास प्रोग्राम के पीछे एक बहुत बड़ा एहसास होना ज़रूरी था जो इस वक्त हमें नजर आ रहा है। बहुत शुक्रिया। अब देखें जैसे ज़हीर अब्बास खोखर साहब ने सोशल वेलफेयर स्टेट की बात की, तो ये मॉडल हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के ज़माने में था
और वही चीज़ जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में लाई जा रही है। अगर रियासत मदीना भी कहते हैं तो ये जो एहसास है ये बहुत बड़ी चीज़ है, आप इसे नहीं सोच सकती, आप और हम ये चीज़ को नहीं समझ सकते। बिल्कुल सही ये है। वो गरीब समझता है जब वो दिहाड़ी करने के लिए किसी दूसरे शहर से किसी बड़े शहर में आता है और रात को उसके पास रहने को जगह नहीं होती, या जो कमाता है या तो वो कमरे का पलंग का किराया दे देता है या रोटी खा लेता है। तो ये एहसास किया गया, यानी कि जब महंगाई हुई है कोविड की वजह से, पूरी दुनिया में महंगाई हुई है, लेकिन अगर आप अशोई कर रहे हैं गरीबों की तो उनका कम से कम भला हो रहा है कि जो वो पैसा दिहाड़ी में कमाते हैं वो उनका बच जाता है। और आपको मैं बताऊं, मैंने खुद विजिट और किया। कई कई दिन कयाम मैंने खुद प्रोग्राम्स किए हैं नसीम साहब, कई कई दिन लोग वहाँ पर कयाम पजीर होते हैं। जी और बिल्कुल, बड़े आपने दुरुस्त कहा, क्योंकि देखिए वो उनको किसी को 15 दिन की दिहाड़ी मिलती है, किसी को 30 दिन का काम मिलता है, तो उनके तमाम पैसे बच जाते हैं। अच्छा, दूसरी बात ये कि आप भी वहाँ पे गई हैं, मैंने देखा आपने प्रोग्राम्स किए, मैं खुद भी विजिट करता हूँ। वहाँ का स्टैंडर्ड बहुत ज़बरदस्त है। एक दिन मुझे याद है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान सर्दियों में जो है एक पनाहगाह में दाखिल हुए, तो एंटर होते साथ ही उन्होंने कहा कि यार यहाँ पे हीटिंग का बंदोबस्त सही है ना। तो जब थोड़ा सा आगे गए तो कह रहे हैं हाँ यार हीटिंग ठीक है। तो ये एहसास है, ये पहले हुक्मरानों के अंदर ये एहसास नहीं था। उन्हें ये था कि पैसा लूटो, बाहर मुल्क चले गए, अपनी आसाइश कर ली, अपने बच्चों की आसाइश कर ली, खुद बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स में बैठ के खाना खा लिया। लेकिन यहाँ पे मैंने देखा है कि खाने का स्टैंडर्ड भी बहुत अच्छा है और ये काम बढ़ता चला जा रहा है। इसमें आपने देखा है कि कोई भूखा ना सोए, उसमें ट्रक्स की तादाद बढ़ाते जा रहे हैं। तो अगर आप एक शख्स को भी दिन में खाना खिला लेते तो बड़ा सवाब का काम है। यहाँ पे तो हज़ारों लोगों को इस तरह की फैसिलिटी मिल रही है। मैं दूसरी बात आपको ये बताऊं कि जब कोविड शुरू हुआ था और फर्स्ट लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त बहुत बुरे हालात थे, लोगों की बिल्कुल दिहाड़ियाँ ख़त्म हो गई थी। और मैंने खुद देखा था कि लोग लाइन में लग के जब 12,000 रुपये वसूल करते थे, तो मैंने उनके उस वक्त इंटरव्यूज़ किए थे, तो उनकी जो खुशी है वो दीदनी थी। उनकी आंखों में आंसू आ जाते थे कि हम तो सोच रहे थे कि हमारे बच्चे भूखे मर जाएंगे, लेकिन गवर्नमेंट ने ये बहुत अच्छा स्टेप लिया। और 12,000 से आपको पता है एक नॉर्मल फैमिली भी हो तो ग्रोसरी की अच्छी खासी चीज़ें आ जाती हैं, कम से कम भूखे नहीं सोते। तो इस तरह के और भी बेशुमार प्रोग्राम जो है वो हुकूमत की तरफ से लाए जा रहे हैं। और जिस तरह उसका नाम रखा गया, कोई पॉलिटिकल बेसिस पे नहीं रखा गया, एहसास रखा गया। और अगर हम सब मिल के गरीबों लोगों का एहसास करें, पाकिस्तान में से गुर्बत को ख़त्म करें और लोगों को इस लेवल पे ले आए कि उनको रोटी कपड़ा और मकान तो मिले कम से कम। सियासी पार्टियों ने नारेबाजी तो बहुत की, लेकिन दिया कभी भी कुछ नहीं आवाम को। ठीक है वजी साहब, इसी बात को हम थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं। उसके बाद जो एहसास प्रोग्राम के अंडर जितने भी प्रोग्राम्स इस वक्त चल रहे हैं उसको हम बात करेंगे। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि ये तो आप लोगों को भिखारी बना रहे हैं, आपको उन्हें खुद कफ़ील बनाना चाहिए। आप क्यों उन्हें इस चीज़ के पीछे लेकर पड़े हुए हैं कि वो पनाहगाहों में रहें और वहीं से उनको खाना भी मिल जाए, तो लोग तो खाना खा के वहीं पर लेटे रहेंगे और वो कोई काम नहीं करेंगे। लेकिन बात यही जो नसीम साहब ने की वो बड़ी अच्छी बात है कि इस चीज़ का एहसास उन लोगों को है, आपको मुझे हम लोगों को नहीं होगा, जो उस वक्त मुस्तहिक हैं, जो गरीब हैं, जिनके पास खाने के लिए एक वक्त का खाना नहीं है और वो कहीं पता नहीं दूर दराज इलाकों से अपनी रोज़ी कमाने के लिए आए हुए हैं। तो उनके लिए इसका जितना फ़ायदा है, मेरा ख्याल है कि उसको बाकी लोग जो है अंडरस्टैंड नहीं कर सकते जो उस पर तनकीद कर रहे हैं। थैंक यू वेरी मच नाहिद, बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए, हर वक्त एक स्टेट ऑफ डिनाइल में रहना भी कोई मुनासिब चीज़ नहीं है। और हमारे यहाँ कुछ कल्चर ऐसा बन गया हुआ है कि हम लोग जब तजिया कर रहे होते हैं किसी भी सियासी इनिशिएटिव का, तो हमारे अंदर एक नेगेटिव मोड ऑन हो जाता है। ठीक है, तनकीद बहुत अच्छी चीज़ है, करनी चाहिए, उसी से बेहतरी की सूरतें पैदा होती हैं। लेकिन जहाँ पे सोशल प्रोटेक्शन की बात आती है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की बात आती है, तो उन इनिशिएटिव्स को ज़रूर अप्रिशिएट करना चाहिए। और ये जिस तरह अभी आपने कहा ना कि ये शायद हमारे आपके लिए नहीं है, जो अगर आपको लंगर खाने नज़र आ रहे हैं, पनागाहें नज़र आ रही हैं और आपको ये एहसास इतना बड़ा अम्ब्रेला प्रोग्राम नज़र आ रहा है और आपको ये लग रहा है कि शायद ये हमें भिखारी बनाया जा रहा है, ये शायद हमें आदत डाली जा रही है कि हम खुद से मेहनत नहीं करेंगे, तो यकीन जानिए ये वो लोग हैं जिनको ज़रूरत है अपनी ज़िंदगी के सर्वाइवल में उस पनागाह की, जिनको ज़रूरत है मजदूरी सुबह करनी है तो रात को खाना खाना है, तो उस लंगर खाने से मुफ्त अपना पेट भर सकता है। ये उनके लिए, ये ऐसा नहीं है कि आपको सुबह दोपहर शाम अगर आपको खाने को दे दिया जाएगा तो आपने काम काम करना छोड़ देना है, ऐसा नहीं है। सो कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा टोटलिटी में अगर देखा जाए तो एहसास प्रोग्राम जो बेसिकली सोशल प्रोटेक्शन की तरफ जाता है, समाजी तहफ़्फ़ुज़ की तरफ, एक बहुत बड़ा कदम है। और ये मेरा ख्याल है कि इस 75 साल में पहली दफ़ा इस नौइयत का इतना बड़ा, और दुनिया मान रही है जी, इसमें तो हम क्या बात करें।
और मेरा अपना ज़ाती ख्याल ये है कि जहाँ पे आप तनकीद करते हैं हुकूमती इदारों के ऊपर, हुकूमती इनिशिएटिव के ऊपर, तो ये तो टग ऑफ वॉर है, चलती है, सियासत में ही होता है, चलती आएगी। लेकिन जहाँ पे अवाम की फलाह व बहबूद के लिए इनिशिएटिव्स लॉन्च किए जाते हैं, खुले दिल के साथ, फराख दिली के साथ उस पर कॉमेंट करना चाहिए। एहसास प्रोग्राम के अंदर एक बड़ी कमाल का प्रोग्राम पिछले दिनों लॉन्च हुआ, मैं उसका तज़किरा ज़रूर करना चाहूँ, मजदूर का एहसास प्रोग्राम। हमारे मुल्क में, हमारा मुल्क देखें है ही मजदूरों से भरा पड़ा है। अच्छा वजीर साहब, आप मुझे इजाज़त देंगे, मैं आपकी तरफ प्लीज। वापस आऊंगी। डॉक्टर वकार मसूद साहब ने इस वक्त हमें टेलीफोन लाइन पर ज्वाइन कर लिया है। डॉक्टर साहब जो हैं ये मुआविन खुसूसी हैं वज़ीर आज़म के बराए रेवेन्यू। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। वालेकुम अस्सलाम। सर बहुत शुक्रिया आपका हमें वक्त देने के लिए। मैं ये चाहूँगी कि कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से थोड़ा सा हमें बता दीजिए। कुछ चीज़ें तो हमें इसके हवाले से मालूम पड़ी हैं कि 1600 अरब जो है उसके कर्जात लोगों को दिए जाएंगे, सस्ते मकानात बनाए जाएंगे और एहसास के अंडर जो लोग रजिस्टर्ड हैं उनको दिए जाएंगे। एग्रीकल्चर के हवाले से भी बात की जा रही है, उनको भी कर्जे दिए जाएंगे और छोटा मोटा कारोबार कोई अपना शुरू कर सकता है। तो सर ये कंप्लीट पैकेज है क्या, हमें ये बता दीजिएगा। बहुत शुक्रिया। देखें, ये पैकेज जो है ये वज़ीर आज़म की हिदायत पर वज़ीर ख़ज़ाना ने तरतीब दिया है जी। और इसकी बुनियाद जो है वो ये नज़रिया है कि तरक्की नीचे से होनी चाहिए और नीचे से तरक्की का जो नज़रिया है वो ये कि आप कमज़ोर तरीन तबक़ात गरीबों को उनकी अगर फलाह व बहबूद के लिए काम करेंगे बराह रास्त तो उससे जो तरक्की होगी वो पायदार होगी और गरीबों को इंतजार नहीं करना पड़ेगा कि जनाब जब सरमायाकार सरमायाकारी करेगा और उसका कुछ हिस्सा नीचे तक मुंतकिल होगा, जो कि एक गालिब नजरिया रहा है जी अब तक। तो इसमें 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 हम 4-5 इसके अवामिल हैं। इसका सबसे पहला उनसर जो है वो ये है कि हम कारोबार के लिए नौजवानों को कर्ज देंगे। 5 लाख तक का कर्ज होगा, लेकिन उनकी सलाहियत और उनकी इस जो भी कोई उनके पास मंसूब होगा उसका जायजा लेकर जो है ये बात तय की जाएगी कि कितना कर्जा जो वो उनके लिए मुनासिब होगा। फिर काश्तकारों के लिए फसल कितनी कर रहे हैं और उसके लिए हर फसल के लिए जो एक लोन होता है, प्रोडक्शन लोन कहलाता है, वो देंगे। साल में 2 मरतबा 1.5 लाख की उसकी हद है। फिर इसके बाद हम तमाम लोग जो इससे इस्तेफादा करेंगे उनको हेल्थ कार्ड भी मिलेगा और उन्हें अगर उनके यहाँ कोई हुनरमंद नहीं है जी तो हम उसको हुनर सिखाएंगे। ओके। लेकिन बाद गरीब तबके के खानदान ऐसे हैं जिसमें कोई फर्द इस काबिल भी नहीं है कि पैसों को गिन सके, तो ऐसे लोगों को कर्ज देना जो है वो उनके साथ कोई मदद नहीं होगी अगर वो उनके पास कोई मंसूबा ना हो। तो लिहाजा उनके यहाँ पहले हुनरमंद कोई पैदा करेंगे। 6 महीने का एक प्रोग्राम होगा जिसकी तालीम दी जाएगी, नैपसेक के जरिए ये काम करेंगे। और आखिरी 5वां जो इसका उनसर है इसमें वो घरों के लिए, जो घरों की जरूरत है, लोगों की छत उन तक मुहैया करना। और उसमें भी हमने देखना है कि उनकी क्या मुक़दरत है और उसके लिहाज से ये 20 लाख तक का कर्जा हो सकता है और 15 साल की मुद्दत तक हो सकता है। कुछ लोग कम कर्जा लें और कम मुद्दत के लिए लें, ये भी सहूलत होगी। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोग्राम चल रहा है, नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम वगैरह का, वो लोग भी इसमें शरीक होंगे। अब आपने जो एक सबसे पहले ये बात रखी उसकी मैं वजाहत कर दूं कि इस प्रोग्राम की अहलियत के लिए सबसे पहली शर्त वो एहसास का जो डेटाबेस है जिसे हम कहते हैं नेशनल सोशल एंड इकोनॉमिक रजिस्ट्री NSER, उसके अंदर होना जरूरी है। और जो लोग वहां पर होंगे उनके साथ ये बातचीत की जाएगी उनको। और ये भी उसमें देखें, अगर 1 से लेकर 100 तक का उनकी दर्जाबंदी है उनकी आमदनी के लिहाज से, तो सबसे पहले कोशिश ये है कि जो 1 से 20 तक है उनको लिया जाए। और अगर उसमें पूरी हो जाती है जरूरत या उसमें हमारी जो इस्तेताअत है उससे कम लोग हैं तो फिर हम जाएंगे
21 से 40 वाले हद तक, इससे आगे नहीं जाएंगे। ठीक है। तो एहसास, और अगर कोई एहसास में नहीं है तो उसका एक तरीकाकार मुतय्यन है, उसके तहत एक रजिस्ट्रेशन डेस्क होती है, उसके अंदर जो भी कोई शख्स या खातून है वो अपना जो है इंदराज करा सकते हैं। ठीक है तो सर, ये प्रोग्राम है, और इसमें हम बैंक जो हैं वो होलसेल की बेसिस पर क्रेडिट देंगे, और इस क्रेडिट को इन लोगों तक पहुंचाने का काम माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस करेंगी, ठीक है। जैसे अखुवत है, NRSP है, कष्ट है, और दीगर इदारे हैं, माइक्रो फाइनेंस बैंक हैं। इन सब को हमने इसमें शामिल किया है कि ये लोग जो है काम करेंगे। इनका काम पहले ही पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है, इनके पास काम का तरीका मौजूद है, तो लिहाजा वो अच्छा उनके सर, जरिए से दो चीज़ें हैं उसको सर क्लियर कर दीजिएगा। एक तो जिस तरह से आपने भी बताया और हमारे पास भी जो इन्फॉर्मेशन है कि एहसास के तहत जो लोग रजिस्टर हुए हैं उनको ये कर्जा दिया जाएगा। अब ये भी कहा जाता है कि वो लोग तो बहुत गरीब लोग हैं, वो शायद इतना कर्जा लेना ही नहीं चाहते होंगे, उनको तो अगर कोई ग्रांट दे दी जाए तो दे दी जाए, शायद वो कर्ज लेने की अहलियत नहीं रखते हैं। एक ये चीज़ इसको क्लियर कर दें। क्या शौकत तरीन साहब भी फरमा रहे थे कि जिस तरह से अखुवत भी छोटे छोटे कर्जे देता है, इवन कि 35,000, 50,000, 70,000, क्या इसी तरह से इसको लेकर चला जाएगा, छोटे छोटे कर्जे दिए जाएंगे? दूसरा, एक इसमें रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है। ये बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट 100% गारंटी देगी। हमने देखा पहले भी ऐसे होते रहे तजर्बात के जब ऐसी स्कीम्स हैं वो ख़राब हो जाती हैं, लोग वापस नहीं करते हैं लोन। तो सर इसको कैसे, इस मैकेनिज्म को कैसे वजह करेंगे आप? बहुत, दोनों सवाल आपने बहुत अहम किए हैं। पहले ये मैंने अपनी गुफ्तगू में भी ये बात रखी थी बिल्कुल इब्तिदा में जी। कि बाज जो गुर्बत वाले खानदान हैं उनमें इतनी अहलियत नहीं है कि वो पैसों को गिन सके, तो चाहिए कि वो कोई कारोबार कर सके। लिहाजा ऐसे लोगों को जो है, मैंने कहा कि हमारे उन लोगों में हम ये कर सकते हैं, घर का कोई फर्द अगर वो इस काबिल है कि उसको हम कोई ट्रेनिंग दें 6 महीने की, उसे कोई हुनर सिखा दें, और उसके बाद वो प्लम्बर बन जाए, इलेक्ट्रीशियन बन जाए, वो कोई मिस्त्री बन जाए, या अगर उसके अंदर इतनी सलाहियत है कि वो कंप्यूटर की ट्रेनिंग ले ले, तो 6 महीने के अंदर हम ये ट्रेनिंग भी दे देंगे उसको। सही। उसके बाद उससे ये बात होगी कि भाई आपके कर्ज लेने की क्या सलाहियत है, और हमने किसी पे कोई कर्ज थोपना नहीं है। ये जो इदारे काम कर रहे हैं, आपने रिस्क की बात की, तो मैं आपसे ये बताऊं। पहली बात ये कि देखें, अगर इसको आप पुरकशिश नहीं बनाएंगे तो कर्जा मुंतकिल नहीं होगा। बैंकों को हम इब्तिदा के अंदर, क्योंकि ये गैर मारूफ इलाके में जा रहे हैं और इनके पास जो कानून के तहत इनकी जरूरतें हैं वो पूरी नहीं हो सकेंगी, लिहाजा हम उनको शुरू में 100% की गारंटी दे रहे हैं। लेकिन जब वो इस काम से वाकिफ हो जाएंगे और उनका तजर्बा हो जाएगा, उनके पास रास्ते बन जाएंगे, तो हम इस गारंटी को कम कर देंगे। एक बात। दूसरी बात ये कि ये लोग जो सर्विस प्रोवाइडर्स हैं जो लेके जाएंगे, इनके जाने की, लोगों तक पहुंचने की एक कॉस्ट है, और वो कॉस्ट हम शुरू के अंदर जो है उसको खुद बर्दाश्त कर रहे हैं सबके। हमारी जरूरत ये है कि निचला तबका जो है वो उस तक ये सहूलत पहुंचे। आज हमारे यहाँ ये जो फाइनेंशियल इंक्लूजन कहलाता है, उसकी रफ्तार और उसकी मिकदार बेपनाह कम है, और ये इतने बड़े असासे हैं। देखिए, पाकिस्तान का या किसी और तरक्की पजीर मुल्क का सबसे बड़ा जो असासा है वो उसकी आबादी। लेकिन अगर आबादी जाहिल हो, आबादी बेसलाहियत हो, आबादी अनपढ़ हो, तो उसका कोई फायदा नहीं है। लिहाजा बल्कि वो बोझ होती है। तो हम तो उन लोगों तक पहुंच रहे हैं उनकी मदद लेकर। अब ये आखिरी बात रिस्क के मुतालिक और मैं कह दूं कि यकीनन बहुत सारे तजुर्बे हुए हैं, और इस तरह लोगों में कर्जे तकसीम करने से फिर लोगों में एक गफलत पैदा होती है और वो इसका बेजा इस्तेमाल करते हैं। लेकिन हम इन्हें लेके जा रहे हैं उन लोगों के साथ जो अपना काम करते हैं
और 20 साल से काम कर रहे हैं, और उनके यहाँ जो रिकवरी रेट है कर्जों की वसूलियाबी का वो 98-99% है। ओके। तो इसमें कोई मुख्तलिफ नहीं होगा। अगर किसी ने मिसाल के तौर पे कोई एक एनजीओ, कोई माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन, अगर उसने 10% का नुकसान किया तो उसको निकाल दिया जाएगा प्रोग्राम से। ठीक है, हमने उनको 10% तक की सिर्फ सही। सहूलत दी है। उन सर लोगों बस को जो अब मुझे कर्जा जाके आखिर में तकसीम ये भी करेंगे, बता दीजिएगा और कब तक लॉन्च होने जा रहा है सर ये प्रोग्राम, कितना इंशाअल्लाह काम हो चुका है? ताला अगले महीने के बिल्कुल आगाज। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर वक़ार वसूल साहब हमारे साथ मौजूद थे और कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम के हवाले से बड़ी डिटेल में उन्होंने हमें बताया कि इस वक्त गवर्नमेंट क्या करने जा रही है। नाज़रीन, एक और भी स्कीम जो है वो बड़ी ज़बरदस्त स्टेट बैंक ने भी इंट्रोड्यूस करवाई है और वो SME के हवाले से है कि उनको भी तकरीबन 1 करोड़ से ज़ायद का जो है वो कर्जा उसमें दिया जा सकेगा। यानी हर तरह से कवर करने की कोशिश की जा रही है उन्हीं लोगों को जो ज़रा पीछे रह गए, उनको आगे बढ़ाने के लिए। अभी मैं चाहती हूँ कि हम ज़हीर अब्बास साहब की तरफ चलते हैं दोबारा। ज़हीर साहब, कल जब ये एक्सपेंशन का इवेंट था, ये तकरीब हो रही थी, तो वज़ीर आज़म साहब को सारा उनको ब्रीफिंग दी गई, बताया गया और ये कहा गया कि अक्टूबर तक मेरा ख़्याल है ग़ालिबन उसमें बताया जा रहा है कि 40 फूड ट्रक्स जो हैं वो उसमें जो है वो हमें नज़र आएंगे काम करते हुए, और ये गुजरावाला से लेके लाहौर, मुल्तान, यानी हर जगह पर, पेशावर वगैरह में सारे ऑलमोस्ट जो है ये तमाम सूबों में ये काम करेंगे। तो सर इसके हवाले से हमें ये बता दें कि कैसे इसको आप इंश्योर करेंगे। वो क्वालिटी के हवाले से कल बार बार बात हो रही थी, फूड क्वालिटी की, वज़ीर आज़म साहब का भी बड़ा कंसर्न था इस हवाले से। तो सर इस प्रोजेक्ट के हवाले से हमें बता दीजिएगा। जी, ये जैसा कि अभी आपने बताया कि ये हम अक्टूबर जो है उसके एंड तक इंशाल्लाह ताला हम इसको जो है वो तकरीबन 40 जो फूड व्हीकल्स हैं उनको हम ऑपरेशनल कर चुके होंगे और उस पर तकरीबन 30 जो शहर हैं उनको कवर कर चुके होंगे पाकिस्तान के। और जब मार्च 2021 में प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब की ये उन्होंने ये फूड व्हीकल जो थी उनको ऑपरेशनल किया था सबसे पहले, और 12 ऑपरेशनल थे कल से पहले तक, जो कि मुख्तलिफ शहरों में, पाकिस्तान के शहरों में वो गरीब लोगों को खाना मुहैया कर रहे थे उनके डोर स्टेप पे, मेयारी खाना। और कल जो इवेंट हुआ है वो उसका सेकंड फेज था जिस पर 4 मजीद फूड व्हीकल जो हैं उनको लॉन्च किया गया है, ऑपरेशनल किया गया है, जिसमें 2 लाहौर में हैं और एक मुल्तान में होगा, एक गुजरांवाला में होगा। इसी तरह फिर इसको हम अक्टूबर के एंड तक जो है इंशाल्लाह ताला हम 24 मजीद जो है उसमें हम जो फूड व्हीकल्स हैं, जो यूनिट्स हैं, उनको हम मजीद ऑपरेशनल करेंगे। इस तरीके से ये तकरीबन जो है वो हम 30 शहरों को कवर कर रहे होंगे अक्टूबर तक और 40 फूड व्हीकल्स की मदद से। और इसमें एक जो अहम चीज़ जिसको आप ज़ाहिर जो हमारे नाजरीन हैं उनको आप बताना चाहेंगी और उनके आपके तवस्सुत से मैं भी बताना चाहूँगा कि इस पर जो हमारे डोनर हजरात हैं जो कि मुख्तलिफ जो अपना शहरों से उनका ताल्लुक है, जिनको अल्लाह ताला ने तौफीक, हिम्मत और हौसला दिया है, वो इस पर फूड जो है उसको वो प्रोवाइड करते हैं। और जो पाकिस्तान बैतुल माल है वो उसमें मोबाइल यूनिट्स जो हैं जैसे फूड व्हीकल्स हैं उनको हम परचेज करते हैं, उसका जो ऑपरेशनल जो एक्सपेंस है वो हम बेयर करते हैं, उसमें पेट्रोल है, उसके मेंटेनेंस है, फिर उसके अलावा उसको उसकी जो बॉडी है उसको अकॉर्डिंग टू उसको एक जो जिसमें कि फूड मटेरियल रखा होता है उसको उसके मुताबिक तैयार करवाना होता है। तो इस पर तकरीबन कोई 6 मिलियन से तकरीबन 6 से 6.5 मिलियन तक जो है उस पर वो एक्सपेंस आता है। उसके अलावा जो ह्यूमन रिसोर्स है वो पाकिस्तान बैतुल माल का है, वहाँ पर स्टाफ हमारा होता है, उसमें ऑपरेशनल जो चीज़ें होती हैं। फूड जो है वो डोनर हजरात वहाँ पर मुहैया करते हैं, जैसे सैलानी हैं वो उनका फूड जो है वो सर्व होता है। इसी तरह JDC है, फिर उसके अलावा अल्लाह वाले ट्रस्ट हैं जो कि इधर फूड जो है उनको ट्रकों में जो है वो सर्व करते हैं। उसकी क्वालिटी की जो आपने बात की है, प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो बहुत कंसर्न रखते हैं क्वालिटी पर। जी और क्वालिटी पर हेलो जी मैं आपको सुन रही हूँ। हाँ जी, क्वालिटी को जो है वो बहुत उस पर उनकी हदायत होती अच्छा हैं। ज़हीर साहब, मैं आपकी तरफ वापस आती हूँ। डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने इस वक्त हमें ज्वाइन किया है। सेनेटर साहिबा से बात कर लेते हैं। आप चेयरपर्सन हैं एहसास प्रोग्राम की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा।
अस्सलाम वालेकुम जी। जी डॉक्टर साहिबा, बड़ा ज़बरदस्त एहसास प्रोग्राम जो इस वक्त पाकिस्तान में हम देख रहे हैं और पूरी दुनिया इसको सराह भी रही है। पाकिस्तान का सबसे बड़ा समाजी तहफ़्फ़ुज़ का ये प्रोग्राम है। इसके मैं ये चाहूँगी कि 3 साल में आप लोगों ने जो काम किया है, ज़रा हमें अपनी उस परफॉर्मेंस के हवाले से बता दीजिएगा कि किस तरह से आगाज़ किया, क्या सोच थी, इसके पीछे विजन क्या था और किस तरह से आपने इसका आगाज़ किया। फिर हम बाकी जो इसके अंडर सारे प्रोग्राम्स चल रहे हैं, मैं चाहूँगी कि उसकी भी कुछ डिटेल्स हमारे साथ आप साथ ही साथ शेयर कर लीजिएगा। जी, बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में बुलाने का। तो बेसिकली असास प्रोग्राम जो है वो 14 जो मुस्तहिक तबकात हैं उनके लिए असास प्रोग्राम तश्कील दिया गया है और इसमें बहुत वसी एक्शंस हैं। कोई 300 के करीब एक्शंस हैं। अक्सर जो एक्शंस हैं वो गवर्नेंस से मुतल्लिक हैं। कुछ एक्शंस प्रोग्राम हैं और कुछ एक्शंस पॉलिसी रिलेटेड हैं। अब अक्सर जो लोग एहसास के बारे में देखते हैं जो वो आपको प्रोग्राम्स नजर आते हैं। आपको नजर आता है कि जी एहसास किफालत हो रहा है, एहसास बिलासूद कर्जा हो रहा है, एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप की तकरीबात हैं। आपको ये नजर आता है कि जी एहसास इमरजेंसी कैश पूरे मुल्क में बट रहा है। आपको ये नजर आता है कि जी पनाहगाहें हैं, लंगर खाने हैं, कोई भूखा न सोए है। ये सारे प्रोग्राम्स हैं, मगर इन प्रोग्राम्स की जो सक्सेस है वो इसमें है कि हमारी गवर्नेंस बहुत टाइट होती है, फैसला साजी बहुत असूलों पे मबनी होती है। तो बहुत से एहसास के जो एक्शंस हैं वो लोगों को नजर नहीं आते। अब मैं पहले आपको थोड़े से प्रोग्राम्स एक्सप्लेन कर दूं। कुछ हमारे नेशनल प्रोग्राम्स हैं और जो नेशनल प्रोग्राम्स हैं उसमें एक एहसास किफालत है जिसके जरिए हम 80 लाख खानदानों को माली इमदाद देते हैं। फिर एहसास बच्चों के तालीमी वज़ाइफ हैं जो इन तमाम जो 80 लाख मुस्तहिक खानदान हैं उनके बच्चों की ये तालीमी वज़ाइफ हैं 4 साल से लेकर 22 साल की उम्र तक। उसके लिए एक पूरा डिजिटल निज़ाम है। फिर एमरजेंसी कैश है हमारा, जब खुदा न खासा कोई आफत आ जाती है तो इस पे अमल दरामद किया जाता है। जब कोविड था तो हमने 1,50,00,000 खानदानों की मुआवनत की। इसके लिए पूरा डिजिटल निज़ाम है। फिर एहसास अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप है, ये पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा अंडर ग्रेजुएट स्कॉलरशिप का प्रोग्राम है। 4 साल में हमने 2 लाख स्कॉलरशिप देनी थी, मगर 2 साल में हमने 1,42,000 दे दी है क्योंकि डिमांड इतनी ज्यादा है। इसका भी एक शफाफ एग्जीक्यूशन का निज़ाम है। फिर एहसास बिलासूद कर्जा है, ये 22 NGOs के जरिए हम हर माह तकरीबन 50,000 कर्जे देते हैं। फिर उसके ये तो हमारे कुछ नेशनल प्रोग्राम्स हैं। फिर हमारे कुछ रीजनल प्रोग्राम्स हैं जैसे कि एहसास नशोनुमा है, बच्चों की स्टंटिंग से बचने का प्रोग्राम है, इस वक्त 23 अजला में चल रहा है। एहसास आमदन है, ये भी सॉरी नशोनुमा जो है वो 14 अजला में है और एहसास आमदन जो है वो 23 अजला में है। ये छोटे कारोबारी असासे का प्रोग्राम है। फिर MD साहब आपके साथ बैठे नहीं है, वो उन्होंने लंगर खानों का बताया होगा। लंगर खानों का प्रोग्राम है, कुछ शहरों में है, इसको वसअत दी जा रही है। फिर हम यूटिलिटी स्टोर्स के साथ और नेशनल बैंक के साथ एक सरियाना कमोडिटी सब्सिडीज का निजाम ला रहे हैं। फिर छोटे प्रोग्राम है जो अभी पायलट स्टेज पे हैं, रेडी बांध है। तो ये तमाम जो हमारे सारे प्रोग्राम्स हैं इनको कुछ कवायद ज़वाबित की बुनियाद पर इन पर अमल दरामद किया जाता है और इस सिलसिले में जो सर्वे है वो सबसे अहम है। तो पिछले 3 साल से हम काम कर रहे थे। अभी हमारा मुल्क की सर्वे जो है सर्वे जो है अभी वो खत्म बस हुआ चाहता है, आप देखते हैं। और इस सर्वे डॉक्टर साहब वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से भी हमें थोड़ा सा बता दीजिएगा। उस पर भी आप लोग काम कर रहे हैं, ये आपके जो मराकिज़ इस्लामाबाद में फॉल हो गए, मजीद लोगों को भी रजिस्टर किया जा रहा है इसमें? जी सर, काइंडली जरा दोबारा बताइए। ये वन विंडो ऑपरेशन के हवाले से मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा आप हमें बता दीजिएगा। इस्लामाबाद में तो ये मराकिज़ फॉल हो गए हैं, बाकी जगह पर भी आप कर रहे हैं, मजीद और लोगों को भी इसमें रजिस्टर किया जा रहा है। इस हवाले से ज़रा थोड़ा सा मैं चाहती हूँ लोगों तक इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। वन विंडो पॉलिसी जो आपकी जी, वन विंडो सेंटर और वन विंडो पॉलिसी हमें क्यों लानी पड़ी? वो इसलिए लानी पड़ी
क्योंकि एहसास के बहुत ज्यादा प्रोग्राम थे और उसके दफातर बिखरे हुए थे। तो वन विंडो का कॉन्सेप्ट ये है कि एक ही छत तले एक ही जगह एहसास के तमाम सर्विसेज जो हैं वो मुस्तहिक लोगों के लिए वो उन तक पहुंच सकें। तो जो वन विंडो पॉलिसी है उसके 6 सतून हैं। एक तो सेंटर है जो फिजिकल सेंटर है, पहला फिजिकल सेंटर जो है वो सितारा मार्केट में इस्लामाबाद में खुला है, मॉडल सेंटर, और अब इसी तर्ज के हर डिस्ट्रिक्ट में इस माली साल में खुलेंगे। इसके अलावा एक हमारी ऐप है जिसमें तमाम इंफॉर्मेशन कंसोलिडेटेड है, उससे मुंसलिक डिजिटल इंटरफेस है मालूमात का, वो भी वन विंडो इकोसिस्टम का हिस्सा है। फिर हमारी बैक ऑफिस इंटीग्रेशन है, फिर हमारी प्रोसेस इंटीग्रेशन है, और इसके साथ साथ डेटा शेयरिंग का निज़ाम है जी। डेटा शेयरिंग में जो इदारे जो हैं यानी कि बिस, बैतुल माल, CVO, पाकिस्तान पॉवर्टी एलिविएशन फंड, वो किस तरहों पे लोगों को असिस्टेंस देंगे, उससे मुंसलिक एक पॉलिसी है। तो वन विंडो इकोसिस्टम अब पॉलिसी का भी नाम है, डेटा शेयरिंग का भी नाम है, सेंटर का भी नाम है, और डिजिटल इंटरफेसेस का भी नाम है। और आपने क्योंकि सवाल किया कि अगला स्टेप क्या है, तो ये हम हर इस माली साल में हर डिस्ट्रिक्ट में ये वन विंडो सेंटर खोलेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया। डॉक्टर सानिया निश्चित साहिबा हमारे साथ मौजूद थी, एहसास प्रोग्राम के हवाले से वो हमें बता रही थी। मैं चाहती हूँ नसीम सदीकी साहब, कामयाब जवान के प्रोग्राम, वो भी प्रोग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है जिस पर गवर्नमेंट काम कर रही है, उसके हवाले से भी मैं चाहती हूँ कि ज़रा थोड़ा सा उस पर भी बात हो जाए। आप कैसे देखते हैं इस प्रोग्राम को, कैसे एनालाइज करते हैं? नाहिद, आप देखें कि जब इलेक्शन होते हैं और सियासी जमातें आती हैं तो बहुत ज़्यादा वो वादे करती हैं आवाम के साथ, और सिर्फ आपने कोई मेट्रो बना दिया, ऑरेंज लाइन बना दिया या कोई ऐसा प्रोजेक्ट बना दिया, ये आवाम के मसाइल का हल नहीं है। आवाम के बहुत ज़्यादा मसले हैं जिनको एड्रेस करना पड़ता है, और एहसास प्रोग्राम की खसूसियत यही है कि उसके अंडर, उसके शेल्टर में आप देखें कि बेशुमार चीज़ें। हमारा नौजवान जो है, आप देखें 60% ऑफ द जो पॉपुलेशन है वो नौजवान है। पहले आपने जिस तरह जिक्र किया था कि हुनरमंदी उनको दी जा रही है, ये वोकेशनल एजुकेशन सेंटर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपने देखा पाकिस्तान में यूनिवर्सिटीज़ की जो है मशरूम ग्रोथ हो चुकी है, डिग्री लेके लोग फारिग फिर रहे हैं लेकिन हुनर नहीं है उनके पास। ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इकदाम है कि आप नौजवानों को हुनर दें। मैंने अक्सर देखा है कि जब मिडिल ईस्ट में पोस्ट आती हैं, वहाँ पे काम निकलता है, तो वहाँ पे ज़्यादातर लोग जो है वो मजदूरी या लेबर के कैटेगरी में जो है अप्लाई करते हैं। लेकिन अगर आप हर घर से, जिस तरह गवर्नमेंट का प्रोग्राम है कि आप एक बच्चे को, एक नौजवान को कोई ना कोई हुनर देंगे, इलेक्ट्रिशियन, प्लम्बिंग, दर्जी बना देते हैं, तो ये हुनर आ जाएगा जो सारी ज़िंदगी उसके काम आएगा। तो इस किस्म के जो प्रोग्राम है, कामयाब जवान प्रोग्राम में उस्मान डार साहब बड़ी तंदही के साथ काम कर रहे हैं। मैंने उनका इंटरव्यू भी किया था, तो वो यही बता रहे हैं कि हम उनको लोन्स भी दे रहे हैं, छोटे लोन्स भी दे रहे हैं कि किसी ना किसी तरह नौजवान जो है वो अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो। एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत कम थी, जिसको अब बढ़ाया जा रहा है। गवर्नमेंट इस पे बहुत फोकस कर रही है। वजीर साहब, ओवरऑल इस सब का इम्पैक्ट आप क्या देख रहे हैं जब हम सोशल वेलफेयर स्टेट की तरफ गामजन है, उसके लिए इकदाम कर रहे हैं? देखिए जी, बड़ा ये तो बात अभी इतनी खासी देर से हम यही बात कर रहे हैं कि एहसास प्रोग्राम है, नौजवानों के लिए है, लंगर खाने हैं, इसमें पनागाहें, और ये बड़ा ही कॉम्प्रिहेंसिव प्रोग्राम लॉन्च हो गया। लेकिन कौम के एक पर्सपेक्टिव में अगर आप देखें तो ये तब तक उस नहज तक नहीं पहुंचेगा जहाँ पे हम इसको देखना चाह रहे हैं, जहाँ पे इसकी अफादियत हम पूरे मुल्क में तमाम आवाम तक पहुँचाना चाह रहे हैं, जब तक इसकी तमाम तर मालूमात लोगों तक नहीं बाहम पहुँची। हमने ये देखा है पिछले 2-2.5 साल में पाकिस्तान में, आपको मालूम है कि एक स्टेट ओन्ड मीडिया काम कर रहा है और एक प्राइवेट पूरा मशरूम सेट है जो इंफॉर्मेशन शेयर करता है। हमें इस मीडिया को इस्तेमाल करने के लिए अपनी जितनी एफर्ट्स हैं वो थोड़ा सा और ज़्यादा बढ़ानी पड़ेंगी, क्योंकि देखिए ना सिर्फ ये जिस कहते हैं ना प्रमोशन इतनी ज़्यादा करना ज़रूरी नहीं है। देखिए प्रमोशन करने के 2-3 मकासद होते हैं, और उनमें जो 2 सबसे अहम मकसद हैं वो ये कि किसी भी सोशल प्रोटेक्शन के इनिशिएटिव को लोगों तक पहुंचाना भी प्रमोशन है। जब तक आप लोगों तक ये तमाम बातें पहुंचाएंगे नहीं, लोगों तक डिटेल्स नहीं पहुंचाएंगे, कैसे फायदा उठाएंगे? वो फायदा उठा नहीं पाएंगे उससे, दूसरा रागिब नहीं हो पाएंगे। अवाम तक, लोगों तक पहुंचाना, उनको कन्विंस करना, उनके शकूक व शुबात को दूर करना। बदकिस्मती से हमने ये देखा है कि पिछले 2-2.5 साल में इन प्रोग्राम्स के बारे में जो मशहूरी तशहीर है बहुत कम देखी है हमने, जिसकी वजह से वो इम्पैक्ट उस लेवल तक नहीं पहुंच पा रहा है। और हम यकीन रखते हैं इस बात पे कि आइंदा आने वाले 1-2 साल में, 3 सालों में
आप इन प्रोग्राम्स को ग्राउंड पे भी देखेंगे और इनकी बाज़गश्त और इसका बाउंस भी देखेंगे पूरी आवाम में। और जो लोग कि इससे मुस्तफीद हो रहे हैं वो आपको सही मायनों में बता सकते हैं कि उनको इससे कितना फ़ायदा हो रहा है और कितनी उनको ज़रूरत है इन प्रोग्राम्स की। ये हम और आप, मैं फिर वही बात करूँगी, हम और आप जो हैं वो हम इसको यहाँ पर बैठ कर डिस्कस नहीं कर सकते और ना ही हमें मालूम है कि लोग इससे कितना फ़ायदा उठा रहे हैं, उनकी ज़रूरतें पूरी हो रही हैं। ज़हीर अब्बास साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, तो सर मैं बिल्कुल कंक्लूड कर रही हूँ। आपके लास्ट रिमार्क्स मैं चाहती हूँ कि कंक्लूड कर दीजिएगा प्रोग्राम को, इसके इम्पैक्ट के हवाले से। जी मैं बिल्कुल आपका एक तो शुक्रिया अदा करूंगा। दूसरा जो मीडिया है उसके रोल का भी मैं बहुत अहम है, जैसे कि अभी मेरे भाई कह रहे थे कि इसको हम तशहीर करना है। और जो कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब की जो लीडरशिप के अंडर, इस कोऑर्डिनेटेड एफर्ट जो है, जो मुख्तलिफ जो प्रोग्राम आप जिन पर आपने रोशनी डाली है, ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत ही गरीब और जो डिजर्विंग लोग हैं जिनको इस वक्त जरूरत है एहसास की, और जिस तरह डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा आपको पूरा उसके बारे में एहसास प्रोग्राम जो चल रहे हैं उसके बारे में ब्रीफ बता रही थी, तो ये सारी वो चीजें हैं जो प्राइम मिनिस्टर साहब के लीडरशिप के अंडर चल रही हैं और ये कोऑर्डिनेटेड एफर्ट के तहत ये गरीब तक उसकी जरूरतों तक पहुंचा जा रहा है, जो कि वेलफेयर स्टेट का बेसिक कॉन्सेप्ट है। और जैसा कि तो आपके प्रोग्राम के तहत जो है वो तमाम लोगों को ये पता चलेगा कि जिस तरह से वो एजुकेट होंगे, जिस तरह से उनको पता चलेगा कि स्टेट जो है वो किस तरह से जिम्मेदारी उनकी ले रही है, ये एक एहसास है जो कि उनको उन लोगों को भी बताना जरूरी है कि जो इसको फील नहीं कर रहे, जो इसको क्रिटिसिज्म के तौर पर ही लेते हैं। देखिए इस मुल्क को बहुत लूटा गया है, जो लोग इस मुल्क का पैसा लेके बाहर बैठे हैं वो उनसे बेहतर है कि यहाँ का गरीब जो है वो इस मुल्क के रिसोर्सेज को वो इस्तेमाल करे और उसके इवज वो कंट्रीब्यूट करे। देखिए इन लोगों ने बाहर नहीं जाना, इन लोगों ने कंट्रीब्यूट करना है मुल्क की इकोनॉमी में। ये साइकिल बनेगा। ये पिछले जो रहनुमा जो हमारे जो मुख्तलिफ अदवार में रहे हैं उन्होंने इस मुल्क की दौलत को लूटा है और इस मुल्क के लोगों के नवालों को छीना है, जो छीन के बाहर लेके गए हैं। अब ये है कि प्राइम मिनिस्टर साहब जो हैं वो एक गरीब नवाज इंसान है और इस मुल्क के लिए अल्लाह ताला उनको सेहत कामला दे और इस मुल्क के लिए हम अच्छा कुछ कर जाएं, इस हवाले से जो है इस सोच को लेके हम आगे चल रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। हमारे साथ ज़हीर अब्बास खोखर साहब मौजूद थे, नसीम सदीकी साहब हमारे साथ मौजूद थे, वजी अख्तर साहब, डॉक्टर वकार मसूद साहब ने हमें वक्त दिया, डॉक्टर सानिया निश्तर साहिबा ने एहसास प्रोग्राम के हवाले से हमें मुकम्मल तौर पर बताया कि इस वक्त क्या इकदाम किए जा रहे हैं और मज़ीद पाइपलाइन में जो प्रोजेक्ट्स हैं वो किस तरह से करेंगे। वज़ीर आज़म साहब बार बार कहते हैं कि कोई भी मुल्क उस वक्त तक तरक्की नहीं कर सकता जब तक उसके कमज़ोर तबके को, निचले तबके को ऊपर ना उठाया जाए, और अब इस पर काम किया जा रहा है। हमें ग्राउंड पर सब चीज़ें नज़र आ रही हैं कि वाकई कमज़ोर तबके को और गुर्बत को ख़त्म करने के लिए इकदाम किए जा रहे हैं। इसके साथ ही आज के प्रोग्राम से राही चौधरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।